ओके बच्चों, स्क्रीन आ गई? यस सर। अच्छा, तो अभी मैं आपको आज की क्लास में एसकेडी का जो पेपर हुआ है प्री बोर्ड का 2022-23 का, तो मैं वो पहले सॉल्व करवा रहा हूं और आप लोग अपने आंसर्स बताते रहिएगा जहां जहां आपको समझ में आ रहा हो। ओके, देखिए यहां पर ये जो टिक लगे हैं इनके हिसाब से ना चलिएगा, अपना आंसर आप देखिएगा, ठीक है? ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर देयर इन जावा? तो आपका बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग 4 तो इंटीजर हो गए और फ्लोट डबल 2 आपका जो है रियल नंबर वाले हो गए और एक कैर हो गया और एक आपका बूलियन, तो यानी 8 आंसर आपका सही है। उसके बाद साइज ऑफ आईएनटी इन जावा, तो बच्चों आप बाइट में याद कीजिए और अगर बिट में पूछा जा रहा है तो इंटू 8 कर दीजिएगा तो बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा इंटीजर का? 32 बिट्स। 32 बिट्स हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन विल नॉट बी पॉसिबल? ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन किसमें पॉसिबल नहीं है? अच्छा, तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन आपका लोअर टू हायर में होता है, यानी छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में होता है। लेकिन अगर बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली करना चाहोगे तो नहीं होगा, वो एक्सप्लिसिटली वाला टाइप कास्टिंग जो करेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, उसमें हो पाएगा। तो देखिए शॉर्ट इंट, तो शॉर्ट छोटा इंट बड़ा है तो ये तो अपने आप हो जाएगा। बाइट इंट ये भी अपने आप हो जाएगा। लॉन्ग इंट ये भी अपने आप हो जाएगा। लेकिन इंट लॉन्ग कर रहे हैं, इंट लॉन्ग सॉरी सॉरी देखिए लॉन्ग इंट ये भी हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग ये इंट लॉन्ग जो कर रहे हैं ये भी हो जाएगा क्योंकि छोटा इंट है, लॉन्ग बड़ा है। लेकिन लॉन्ग इंट तो लॉन्ग बड़ा है और इंट छोटा है, तो आंसर सही हो आपका लॉन्ग इंट होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हु इन्वेंटेड जावा? बताइए कौन सा सही रहेगा? जेम्स गॉसलिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। विच कंपोनेंट इज यूज टू कंपाइल एंड डीबग एंड एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम? यानी इनमें से जावा का प्रोग्राम कौन कंपाइल करता है, कौन डीबग करता है, कौन एग्जीक्यूट करता है? तो आप जेडीके कह सकते हैं। यस बेटा, जेवीएम होना चाहिए सर इसका। जेवीएम जावा। देखिए आपका जावा सी जो कंपाइलर, जावा सी नाम से एक आपका जावा का कंपाइलर होता है जो जावा को कंपाइल करता है और डीबग करता है। और उसके बाद जेवीएम जो है वो आपका जो आपका बाइट कोड बन जाता है जावा सी के द्वारा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो आप कह सकते हो जेवीएम, लेकिन जेवीएम सिर्फ अ, आपका एग्जीक्यूट करने का काम करता है, यानी कि कंपाइल नहीं करता है जेवीएम। जेवीएम जो है, लेकिन अगर आप कहते हो वैसे जेडीके क्या है, जेडीके आपका टूल किट है जो जावा के प्रोग्राम को कंपाइल, डीबग और एग्जीक्यूट सारा काम करवाने का काम करती है। तो हमारे हिसाब से तो यही है, बाकी अभी हम और कंफर्म कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा फीचर? इसमें से जावा फीचर कौन सा नहीं है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यूज ऑफ पॉइंटर्स, डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल और पोर्टेबल? कौन सा लग रहा है बच्चों? नहीं मालूम? मैं बता दे रहा हूं, जावा में पॉइंटर का यूज नहीं होता है, ये वाला आंसर सही है। जावा डायनेमिक भी है, जावा पोर्टेबल भी है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो आपका पॉइंटर का यूज जावा में नहीं होता है। फिर व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा बाइट कोड? बाइट कोड फाइल जो होती है उसका जब जैसे कि आपका जावा सी वाला जो कंपाइलर है वो आपका जो सोर्स कोड होता है उसको कंपाइल करता है एरर ढूंढकर,
और नो सिंटेक्स एरर देता है, तो वहां तक जब तक नो सिंटेक्स एरर दिया है उस समय वो एक नई फाइल क्रिएट कर देता है, उसका एक्सटेंशन नेम अलग होता है, और जो आप सेव करते हो सोर्स कोड उसका नाम तो डॉट जावा ही होता है। तो यहाँ बताओ इनमें से कौन सा सही होगा, किसी को आइडिया? बाइट कोड सर डॉट जावा। नहीं, डॉट क्लास होता है बच्चों, फिर से एक बार समझ लीजिए, जो आपने सोर्स कोड लिखा है वो डॉट जावा होता है, क्योंकि उसमें राम नाम दिया तो डॉट जावा अपने आप लग जाता है। फिर सोर्स कोड को जब आप कंपाइल करते हो तो एक नई फाइल जनरेट होती है, यानी कि आपका जो कोड लिखा था उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक नई फाइल जनरेट होती है, उसको बाइट कोड फाइल कहते हैं। और उसका नाम, जो नाम आपने राम डॉट जावा दिया था, तो राम ही रहेगा, लेकिन जब बाइट कोड की फाइल बन जाती है तो डॉट क्लास उसका एक्सटेंशन होता है, डॉट क्लास याद रखिएगा। और डॉट जावा आपका आपकी सोर्स कोड फाइल का नाम होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन oops कॉन्सेप्ट इन जावा, ये तो दोबारा से लगभग, चलिए देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म जावा में होता है, इनहेरिटेंस जावा में होता है, इनकैप्सुलेशन जावा में होता है, तो ये कंपाइलेशन टाइप का जो फीचर्स बताया गया तो फीचर्स ये नहीं है जावा का, ठीक है, वो कंपाइलेशन प्रोसेस है। फिर व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ कंपाइल्ड जावा क्लासेस, तो यहाँ पे फिर से देखो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट में पढ़ लूं फिर से। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा कोड फाइल, बिल्कुल सही बच्चों, आपने जो बताया था वो यही है, जो डॉट जावा होगा तभी हाँ, सोचे। जावा फाइल का जो कोड होता है वो डॉट जावा ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैं समझा रहा था वो ये है कि एक्सटेंशन ऑफ कंपाइल्ड जावा क्लासेस, यानी कि जब जावा की फाइल को कंपाइल करा देते हैं उसके बाद जो बाइट कोड की फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये आपका डॉट क्लास है, बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा वहां पे क्वेश्चन को अधूरा पढ़ा था, इस वजह से ऐसा हो गया, तो ये आप आंसर याद रखिएगा। उसके बाद विच ऑफ दीज आर सेक्शन सिलेक्शन स्टेटमेंट इन जावा, तो इसमें ब्रेक कंटिन्यू फॉर कौन सा स्विच केस है, तो सही है ये आपका। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर इसमें कौन सा नहीं है, एक्सेस मॉडिफायर कह लीजिए या एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट। नहीं, void पब्लिक प्राइवेट void होते हैं, void वॉइड है वॉइड। फिर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ रिलेशनल Boolean। ऑपरेटर, बूलियन, बिल्कुल, boolean क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन boolean इक्वल टू नॉट इक्वल टू चेक करता है तो वो बूलियन ही होता है आपका। उसके बाद which of the following operator can operate on a boolean variable, boolean 3 variable, and 2। sir 3 and 1 देखिए ये Sir, कह रहे हैं 3 and कि ऑपरेटर कैन ऑपरेट ऑन बूलियन वैल्यूज, तो बूलियन वैल्यूज पे कौन वर्क, Sir, D। मैं एक बार चेक कर लूं, देखिए एंड ये आपका दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब वर्क करेगा, और इक्वल टू ये भी इक्वलिटी मैच हो जाएगी तब वर्क करेगा, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर में भी कंडीशन ट्रू फॉल्स ही होती है वैसे, समझ रहे हो, देखो एंड लगाओगे तब भी ट्रू फॉल्स में ही कंडीशन चलेगी, डबल इक्वल लगाओगे तब भी ट्रू फॉल्स में ही कंडीशन चलेगी, और ये टर्नरी ऑपरेटर करोगे तब भी ट्रू फॉल्स में ही कंडीशन चलती है, क्योंकि उसमें भी तो कंडीशन होती है, ट्रू फॉल्स ही तो निकलता है, खाली प्लस और इक्वल में कोई ट्रू फॉल्स नहीं निकलता है। तो उसके हिसाब से कौन सा सही दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 1 2 3 तीनों सही है, यानी कि डी वाला सही होना चाहिए, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर में भी कंडीशन चेक होती है और उसमें भी ट्रू फॉल्स से ही आगे आप कंटिन्यू कर पाते हो, तो ये 1 2 3 वाला ही सही है। उसके बाद फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंस, यानी इन ऑपरेटर्स में सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना चाहिए, parenthesis। the सबसे bracket पहले A ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल सही बात, वैसे अगर ब्रैकेट ना होता तो सबसे पहले प्लस प्लस माइनस माइनस सॉल्व होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। फिर आपका व्हाट शुड बी एक्सप्रेशन 1 evaluate टू द यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर एज इन लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे पहले कंडीशन होती है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर Boolean। टू, फिर कॉलन साइन, तो ये आपका इवेल्युएट तो बूलियन में ही रिजल्ट देगा, देखेंगे इंटीजर फ्लोटिंग नन, बूलियन में ही देगा, ठीक है।
जो भी एक्सप्रेशन होगी वो बुलियन रिजल्ट देगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ दीज सिलेक्शन स्टेटमेंट टेस्ट ओनली इक्वलिटी, जिसमें इक्वलिटी ही चेक की जाती, इफ में, इफ एल्स में, या नन, या स्विच, बताओ बच्चों। इक्वलिटी ही चेक की होती है। अरे ये तो पता होगा यार आपको। क्या होना चाहिए? स्विच केस If में else, नहीं, इफ एल्स में नहीं, इसमें इफ एल्स में तो लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू सब लगा सकते हैं, इफ में भी वही सब लगा सकते हैं, नन का कोई मतलब नहीं। तो आपका स्विच स्टेटमेंट होता है जिसमें सिर्फ इक्वल या नॉट इक्वल ही चेक होता है, तो इक्वलिटी ही से रिलेटेड चीजें चेक होती हैं। ये स्विच स्टेटमेंट ही आपका अकेला ऐसा है। फिर उसके बाद ये आपका एक छोटा सा कोड दिया गया है जिसमें आपका स्ट्रिंग में हेलो स्टोर है और स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो फिर से स्टोर है, और उसके बाद यहाँ पर इक्वल मैच कराया जा रहा है। तो देखो s1 में तो HELLO है और s2 में HELLO भी है, तो यहाँ पे ये तो इक्वल नहीं होंगे ना, क्योंकि बिल्कुल इक्वल्स क्या करता है, बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आपका फॉल्स वाला आंसर सही है। फिर यहाँ पे सीता है, यहाँ पे रामा है, और कंपेयर टू में तो सीता का S और रामा का R दोनों डिफरेंट मिल गए, तो आपको यहाँ पर आंसर निकालने के लिए क्या है, R को छोड़कर S तक गिन डालिए, या जो भी S और R में पहले आता है वहां पर पहले वाले को छोड़कर दूसरे वाले तक गिन डालिए। RST, हाँ, R को छोड़कर R के बाद ST, तो 2 निकला है, तो 2 आउटपुट इसका आएगा। अब 2 आउटपुट प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो पहले वाला अगर कैरेक्टर छोटा है दूसरे वाले से तो माइनस में आएगा, अगर पहले वाला बड़ा है तो प्लस में आएगा। तो S पहले आता है और MNOPQRS नहीं, R पहले आता है, पहले आता है। R पहले आता है, तो यानी कि S वाला पहले है, तो ये बड़ा आएगा, तो 2 आएगा आपका आंसर इसका बच्चों। सर यहाँ पे करा कैसे, मतलब क्यों नहीं आएगा? हाँ देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए इसका S लिया और इसका R लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होता है, ABCD के हिसाब से इन दोनों में जो पहले आता हो वो छोटा माना जाएगा, जो बाद में आता हो वो बड़ा माना जाएगा आस्काई कोड के हिसाब से। तो R पहले आता है, अब इसका डिफरेंस निकाला जाता है, तो जो पहले आता है उसको छोड़कर दूसरे वाले तक गिन डालिए। तो R के बाद MNOPQRRST, एक मिनट, S तो तुरंत आ गया यार, रुक जाओ, R के बाद S तुरंत आ गया ना, हाँ यस तो सर। बिल्कुल Yes, बिल्कुल, तब तो ये 1 होगा। मैंने R को भी काउंट, यस मैंने R को भी काउंट कर लिया था, R को छोड़कर S तक गिनता है, तो R के बाद RS, सर यस RS होगा तो -1 होगा ना, RS नहीं R नहीं, S पहले है ना, S1 के पास, ST1 के पास है, तो S पहले है और R बाद में है, तो जो पहले होता है अगर वो बड़ा है दूसरे से तो प्लस में रिजल्ट आएगा, और पहले वाला दूसरे वाले से छोटा है तो माइनस में रिजल्ट आएगा, और छोटा बड़ा आस्काई कोड के हिसाब से होता है, यानी ABCD के हिसाब से होता है। तो क्योंकि R पहले आ जाता है S से ABCD में, इसलिए R छोटा है और S क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो यानी यहाँ पर 1 आएगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? सर हो गया। हो गया सर। ये सर हो गया। उसके बाद देखिए बहुत सारे गलती किए, जिसका भी पेपर है, प्रहर्ष का है हमें लग रहा है। Which of these operator can be used to concat 2 or more string object? तो कौन सा ऑपरेटर है, तो प्लस ऑपरेटर है जो एक से प्लस अधिक स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर सकता है। अगर कॉन्कैट करते तो 2 ही स्ट्रिंग एक बार में कॉन्कैट हो सकती हैं, लेकिन प्लस ऑपरेटर से चाहे 3 बार लिख दो प्लस 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 करके, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 3 ऐसे करके। तो उसके बाद है आपका हेलो स्टोर है ST में, और सबस्ट्रिंग का मतलब है स्टार्टिंग तो 0 से करे, लेकिन जहां पे एंडिंग होती है उससे कम लेता है, यानी कि 0 से 3 तक लेना है, तो 0 1 2 3 डबल L तक आ जाएगा। C सही है आपका। उसके बाद आप देखिए, नेम एनी 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बताओ कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस हाँ तो चारों याद रखिए, 4 में से कोई 2 कर दिया, एब्स्ट्रैक्शन,
इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, चार में से कोई दो दे देने हैं आपको। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर, तो यूनरी ऑपरेटर में इट्स यूजेस वन ऑपरेंड ओनली और बाइनरी में इट यूजेस टू ऑपरेंड ओनली। ठीक है ना। और फिर एग्जांपल दे दिए, यूनरी में प्लस प्लस माइनस माइनस और बाइनरी में प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी दे दीजिए। तो ये दो आपके ऑप्शन है। यूनरी एक ऑपरेंड मतलब एक वेरिएबल को यूज करता है, यानी प्लस प्लस ए ऐसे, और बाइनरी दो वेरिएबल को यूज करता है, दो ऑपरेंड को यूज करता है, यानी कि ए प्लस बी ऐसे करके। फिर नेम द कीवर्ड विच indicates that a method has no return value। void, बिल्कुल, वो कीवर्ड बताओ जो ये इंडिकेट करता हो कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो ये void होता है। ठीक है, और मेक्स द वेरिएबल एज अ क्लास वेरिएबल, किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल New। को नो, किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को, जैसे जो Static। हाँ फंक्शन में याद करो, जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, तो किसी भी ग्लोबल वेरिएबल में, ग्लोबल वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। अगर उसको स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर कर दिया गया, स्टैटिक INTA, तो ये यही वाला वेरिएबल अगर खाली INTA है तो ये क्लास वेरिएबल है, सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल है, और स्टैटिक INTA कर दिया तो ये क्लास वेरिएबल हो जाएगा। स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है किसी भी वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास वेरिएबल बनाने के लिए। फिर उसके बाद राइट द मेमोरी साइज, शॉर्ट का मेमोरी साइज एंड फ्लोट का मेमोरी साइज, तो शॉर्ट का 2 बाइट होता है और फ्लोट का आपका 4 बाइट होता है। ठीक है। Yes. उसके बाद आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग टोकन्स, यानी इनके नाम बताओ, तो ये आपका एक्सेस Keyword। स्पेसिफायर है, नहीं टोकन्स के नाम बताने हैं ना, तो ये आपका एक्सेस स्पेसिफायर है, और ये आपका रिलेशनल Operator। इक्वल टू ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर है, और ये आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है। सेपरेटर से लिख सकते, सेपरेटर और पंक्चुएटर। हाँ सेपरेटर पंक्चुएटर भी कह सकते हैं, वैसे कंपाउंड स्टेटमेंट है, लेकिन सेपरेटर बिल्कुल सही है आपका। और ये आपका कैरेक्टर वेरिएबल है, लिटरल है, लिटरल कह लीजिए, लिटरल सर। लिटरल कह लीजिए। ठीक, ये नाम है इनके। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इफ, एल्स, इफ एंड स्विच केस, तो बहुत सारे डिफरेंस हैं, मैं छोटे छोटे आपको काउंट करवाता हूं। जैसे स्विच केस में इक्वलिटी ही चेक होती है, जबकि इफ एल्स इफ में सारे रिलेशनल ऑपरेटर चेक होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, पहला डिफरेंस। दूसरा, स्विच केस में आपका या तो कैरेक्टर वेरिएबल मैच किया जा सकता है या तो इंटीजर वेरिएबल मैच किया जा सकता है, यानी कि इसमें कैरेक्टर और इंटीजर ही मैच किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है, जबकि इफ एल्स इफ में सारे डेटा टाइप आपके लगभग मैच किए जा सकते हैं, सारे डेटा टाइप, इंटीजर हो तब भी मैच हो जाएगा, फ्लोट, कैर, बुलियन सब मैच हो जाएंगे। दो हो गए। दूसरा, स्विच केस में डिफॉल्ट होता है और इफ एल्स इफ में एल्स होता है। ठीक है, Yes. यस समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर से रिपीट कर दें। इफ एल्स इफ में आपका लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, यानी सारे रिलेशन ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, और जबकि स्विच केस में सिर्फ इक्वलिटी ही कंपेयर की जा सकती है। ऐसे इफ एल्स इफ में आपका सारे डेटा टाइप यूज किए जा सकते हैं, जबकि इसमें आपका स्विच केस में सिर्फ कैरेक्टर और इंटीजर और ज्यादा ज्यादा स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, स्ट्रिंग भी यूज किया जा सकता है। और इफ एल्स इफ में एल्स होता है, स्विच केस में डिफॉल्ट होता है। स्विच केस में ब्रेक लगता है, इफ एल्स इफ में ब्रेक नहीं लगता है, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब आपका ये 20 और 19 लिया गया है P और Q में, और उसको इंटीजर डॉट पास एंटी से ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ से भी ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्ट्रिंग वैल्यू है ना, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो A में 20 आ गया न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में, और B में आपका 19 आ गया न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में। उसके बाद बिना स्पेस दिए इनको प्रिंट कराओगे तो 20 19 आपका प्रिंट हो जाएगा, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। क्या कहना चाह रहे थे बताइए। सर मैं कह रहा हूँ सर इफ एल्स इफ में मतलब ब्रेक लग सकता है, मतलब जब अगर इफ कंडीशन में आ जाए तो सर। नहीं, इफ एल्सिफ और स्विच केस का कंपेयर हो रहा है, लूप की तो बात ही नहीं की। लूप, इफ एल्सिफ में ब्रेक तब लगाओगे जब लूप यूज करोगे,
और लूप अगर नहीं यूज है तो ब्रेक लगने का कोई मतलब नहीं। और वैसे मैंने वो एक्स्ट्रा में बता दिया था, बाकी 3 मैंने जो बताए हैं उनको याद रखिएगा। ठीक है सर। हाँ, फिर आपका व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ एरर्स इन जावा। तो एरर्स 3 तरीके के जावा में है, एक कंपाइल टाइम एरर या सिंटैक्स एरर, जिसमें आपका सेमीकोलन मिसिंग या कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, इस तरीके के एरर आती हैं। और दूसरा आपका रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर में आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या आपका डिवाइडेड बाय जीरो एरर, ये भी आती है। और आपका तीसरा है लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर में आपका स्पेशली जैसे कि उसमें क्या होता है कि जो आप चाह रहे हो वो आउटपुट नहीं आया। तो वो किस लिए होता है कि जैसे मान लीजिए आप 2 नंबरों में ग्रेटर चेक करना चाहते हो, तो ग्रेटर देन साइन लगाओगे ना, लेकिन धोखे से आप लेस देन लगा दो तो आपका आउटपुट बदल जाएगा। ऐसे ही आप 2 नंबरों का सम करना चाहते हो तो माइनस साइन लगा दो तो आउटपुट तो आएगा लेकिन आउटपुट बदल जाएगा। तो ये आपका लॉजिकल एरर कही जाती है। तो कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर, 3 इसके आंसर लिखे जाएंगे। फिर आप देखिए यहाँ पे डेटा टाइप बताना है और रेस्ट की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे कैर में 9 स्टोर कर लिया गया और उसके बाद आपका जो है कैरेक्टर डॉट इज डिजिट फंक्शन लगाया गया। तो क्योंकि 9 एक डिजिट है तो इसका मतलब ये इज वाले फंक्शन जितने भी होते हैं वो क्या रिटर्न करते हैं बच्चों? बूलियन। बूलियन रिटर्न करते हैं। तो यानी कि इसका बूलियन डेटा टाइप हो जाएगा। बूलियन ये तो आपका डेटा टाइप हो गया। और रेस्ट की आफ्टर एवल्यूशन क्या क्या पूछा गया यार इसमें? डेटा टाइप पूछा गया, तो डेटा टाइप आपका ये कैर यूज हो रहा है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे पूछा गया डेटा टाइप एंड वैल्यू ऑफ रेस। डेटा टाइप एंड वैल्यू ऑफ रेस। तो डेटा टाइप तो आपका ये बूलियन टाइप का होगा और वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। रेस की वैल्यू ट्रू होगी। समझ पाए? यस सर। हाँ, डेटा यस टाइप सर। बूलियन होगा और वैल्यू ट्रू या फॉल्स दोनों हो सकती थी। तो कंडीशन क्योंकि ट्रू हो रही इसलिए ट्रू होगी आपकी। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो, लीनियर सर्च आपका ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। लीनियर सर्च में जो एरे की लिस्ट होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड मतलब जिसमें सीक्वेंस से कुछ भी नंबर स्टोर नहीं है। और बाइनरी सर्च में जो एरे की लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तभी बाइनरी सर्च परफॉर्म कराई जा सकती है। दूसरा सॉर्टेड। हाँ, या आप इसको कह सकते हैं कि बाइनरी सर्च सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा स्टोर होता है, लीनियर सर्च में अनसॉर्टेड फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। फिर दूसरा डिफरेंस आप कह सकते हैं कि बाइनरी सर्च में आपका इट सर्चिंग इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम मिड ऑफ द एरे। ये एरे के मिड से सर्चिंग स्टार्ट करता है। और लीनियर सर्च में कह सकते हैं इट्स स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एरे। एरे के स्टार्टिंग से ये सर्च करना चालू करता है। फिर आप कह सकते हैं बाइनरी सर्च प्रोसेस में स्लो है और बाइनरी सर्च प्रोसेस में फास्ट है, फास्ट, और लीनियर सर्च प्रोसेस में स्लो है। बस इतना ही आपको याद रखना है। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ, रिपीट अगर करना हो, मैं लिख नहीं रहा हूं ना ज्यादा, तो अगर रिपीट करना हो तो आप रिपीट करवा सकते हैं। उसके सर बाद एक बार वाला पॉइंट बता दीजिए, मतलब मिड वैल्यू और वो वाला जो दूसरा भाई, आपने बताया था। अरे बाइनरी सर्च जब यूज करते हो तो उसमें मिड निकाला जाता है ना, मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो मिड हाँ सर। निकलता है तो बाइनरी सर्च एरे के मिड से सर्च को स्टार्ट करता है, ढूंढना शुरू करता है। और लीनियर सर्च हमेशा जीरो से लूप चलता है तो जीरो से ढूंढना चालू कर देता है। ये वाला पॉइंट था। इट स्टार्ट्स बाइनरी सर्च में इट स्टार्ट सर्च फ्रॉम मिड ऑफ द एरे और लीनियर सर्च में इट स्टार्ट सर्च फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एरे या स्टार्टिंग ऑफ द एरे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन। अब इसमें बच्चों मैं क्वेश्चन पहले एक बार दिखाई दे रहा हूं क्योंकि टाइम उतना ही होता है। तो जो जो क्वेश्चन आपको अलग लगे वो बता दीजिए, तो वही मैं सॉल्व करके आपको समझा देता हूं। जो क्वेश्चन आपको थोड़े डिफरेंट या अलग लगे, वैसे तो उम्मीद नहीं है कि कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन होगा कि जो हमने ना कराया हो, लेकिन अगर फिर भी लगता है
तो आप जो है उसको बताइए, मैं उसी को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए नॉर्मली मैंने बताया है कि पहला क्वेश्चन आपका फंक्शन से मिलता है जिसमें आपका इफ एल्स इफ का या इफ एल्स का प्रोग्राम होता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि सर्चिंग सॉर्टिंग से एरे का फिक्स क्वेश्चन आपका मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए जाते हैं, उसमें लूपिंग का या प्रीडिफाइंड फंक्शंस का सिंपल क्वेश्चंस आता है। और ये तीसरा हो गया। और चौथा क्वेश्चन आपका स्ट्रिंग का, और पांचवा क्वेश्चन आपका सीरीज का। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन बताए थे। बाकी स्विच केस में भी नंबर प्रोग्रामिंग टाइप का कुछ आ सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका वही इफ एल्स इफ का है फंक्शन के थ्रू। इसमें आपका क्लास का नाम फ्रूट है। वैसे आप अगर 10 ईयर्स जो मैंने ऐप में अपने सॉल्व कर रखा है उसमें देखेंगे जाकर तो ये आपका मिल जाएगा परफेक्टली। तो एक क्वेश्चन ये है फ्रूट जूस वाला। इसमें आपका सिर्फ डिस्काउंट निकालना है 20%, इसमें इफ एल्स भी नहीं लगना है, छोटी सी कैलकुलेशन है। उसके बाद ये देखिए इफ एल्स का अलग सेपरेट क्वेश्चन दे दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ये बस प्रीबोर्ड फर्स्ट प्रीबोर्ड था इसलिए दे दिया है, लेकिन इसको अगर देंगे तो वो आपका फंक्शन के थ्रू ही देंगे, सेपरेट क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है आजकल के पैटर्न के हिसाब से। तो ये भी मैं आपके जो हमारा वो वाला पेपर होता है ना संडे वाला, उसमें मैंने ये करवाया है क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखिए ये फंक्शन ओवरलोडिंग का क्वेश्चन आ गया, जिसमें आपका अच्छा नहीं सॉरी, ये तो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है। इसमें क्या करना है, नंबर कंपोजिट नंबर ये मैंने भी टेस्ट में दिया था, कंपोजिट नंबर का स्मॉल डिजिट का भी दिया था। ये पूरा सेम क्वेश्चन है टेस्ट वाला, लेकिन आप जो बताओगे मैं वो बता दूंगा। उसके बाद जो है एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन है जिसमें आपका एक सेंटेंस है और एक द वर्ड लिया गया है। इस द वर्ड को सेंटेंस में ढूंढा जा रहा है कि कितनी बार आया है। तो द यहाँ आया है और द यहाँ आया, 2 बार आया है। तो देखा जाए तो बिना वर्ड तोड़े ये प्रोग्राम करना मुश्किल होगा, जबकि आपका बार बार सब लोग यही कह रहे हैं कि वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप नहीं है, तो कायदे में इस टाइप का प्रोग्राम नहीं आना चाहिए, लेकिन देना है तो दे दिया, कोई बात नहीं। फिर देखिए ये आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का है, नमकैल। इसमें एक नंबर है, ये भी मैंने क्वेश्चन क्लास में ही कराया है। एक नंबर है, एक कैरेक्टर है। अगर कैरेक्टर की वैल्यू एस है तो नंबर का स्क्वायर कर दो, नहीं तो नंबर का क्यूब कर दो। फिर अगर कैरेक्टर की वैल्यू आपकी दूसरे वाले फंक्शन में कैरेक्टर की वैल्यू अगर आपकी पी है तो इन दोनों नंबरों का सम कर दो, नहीं तो दोनों नंबरों का सब्ट्रैक्शन कर दो। तो ये भी मैंने आपको अपनी ही क्लास में बताया है। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा फंक्शन है, 2 स्ट्रिंग को ऐड कर दो, ठीक है, इक्वलिटी के हिसाब से। नहीं, या क्या लिखा है, वेदर द स्ट्रिंग आर इक्वल और नॉट। अच्छा चेक करना है खाली कि स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है, तो ट्रू फॉल्स तो रिटर्न। लगेगा। हाँ तो इफ एल्स लग जाएगा। और उसके बाद आपका ये देखो आ गया है यूनिक नंबर वाला प्रोग्राम। तो कौन सा यूनिक नंबर, आई थिंक सब लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे। बच्चों बताइए कौन सा प्रोग्राम बता दें। सर यूनिक नंबर। हाँ यूनिक नंबर कई बच्चे पूछ रहे थे ना, उनको नहीं मालूम है। तो यूनिक नंबर देखिए क्या है, कोई भी नंबर जिसमें डिजिट रिपीट ना हो तो वो यूनिक नंबर। जैसे 1 2 3 ये यूनिक नंबर है, लेकिन 1 2 2 ये यूनिक नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 2 रिपीट हो गया। तो अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रही तो वो यूनिक नंबर है। ठीक है, आप इसको समझिए। अब देखिए यूनिक नंबर का प्रोग्राम। यूनिक क्लास का नाम हो गया, स्कैनर वाली लाइन तक तो सेम ही रहता है, उसके बाद से आपका पूरा प्रोग्राम बदलेगा। ठीक, सबसे पहले आपको कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो एक नंबर इनपुट करना है तो INT ए ले लीजिए, और फिर लूप चलाना है आपको, आई वाला एक चलाना है, एक जे वाला लूप चलाना है, और डिजिट तोड़नी है तो डी में तोड़ लेंगे। और उसके बाद हमें काउंटर वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा, C = 0 ले लीजिए।
या c इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक, यही सही रहेगा। फिर एक फ्लैग वैल्यू का भी यूज करना है, तो f इज इक्वल टू 0 ले लीजिए और बाद में देखा जाएगा, और उसके बाद तो लगभग सही है। फिर एक मैसेज देना है, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ये मैसेज हो गया। इससे नंबर इनपुट करने के लिए आपका स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा। फिर a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। उसके बाद अब आपको मालूम है कि आपका जो इसमें नंबर है, कोई भी नंबर है उसमें डिजिट्स को देखना है कि डिजिट आपकी रिपीट तो नहीं हो रही। तो डिजिट हमारी कहां से कहां तक होती हैं? तो डिजिट हमारी 0 से 9 तक होती हैं। तो i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन इक्वल टू 9 तक का लूप चला, क्योंकि इसी के बीच की सारी डिजिट होंगी आपकी i प्लस प्लस। उसके बाद अब आपका डिजिट तोड़ने वाला लूप लगाएंगे, जिससे सारी डिजिट तोड़कर और आई वाले वेरिएबल से मैच करवाएंगे, और इसमें आपको काउंटिंग भी करनी होगी। तो c इज इक्वल टू 0 हमें यहां पर ना डालकर दोनों लूपों के बीच में डालना पड़ेगा, क्योंकि हर डिजिट का काउंटिंग अलग अलग होगा। तो c इज इक्वल टू 0 यहां डाल दिया जाएगा। फिर आपका ये j वाला लूप लग जाएगा। j इज इक्वल टू डिजिट तोड़ने वाला लगेगा, तो नंबर कहां है? नंबर आपका a में है, तो j इज इक्वल टू a, और फिर आपका j ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगेगा, ग्रेटर देन 0, और j डिवाइड इज इक्वल टू 10, डिवाइड इज इक्वल टू 10, ये आपका लगेगा। उसके बाद अब डिजिट तोड़िए, तो d इज इक्वल टू, a ने अपना नंबर j को दे दिया, तो j मॉड 10 करना पड़ेगा बच्चों, j मॉड 10। डिजिट तोड़ी, और फिर हमें क्या करना है? डिजिट तोड़कर उसको तुरंत मैच कराना है कि वो i से मैच हो रहा है क्या। तो d इज इक्वल टू i, अगर वो मैच हो रहा है, क्योंकि हमें डुप्लीकेट ढूंढना है ना, कि कोई डिजिट अगर रिपीट हो रही, लॉजिक याद रखिए, कोई डिजिट अगर रिपीट हो रही तो वो आपका यूनिक नंबर नहीं है, अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रही तो यूनिक नंबर है। तो हम लोग यहाँ काउंटिंग करेंगे, तो c प्लस प्लस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर c ने काउंट कर लिया, अगर c 2 हो गया, एक तो हो सकता है, लेकिन अगर वो 2 हो गया तो इसका मतलब डिजिट रिपीट हुई है, तो इसको हमें मैच कराना पड़ेगा, क्या डिजिट रिपीट हुई है। अगर डिजिट रिपीट हुई होगी तो c आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 तक कोई भी डिजिट आ ही सकती है, लेकिन अगर 1 से ज्यादा हो गई तो वो रिपीट है। तो वहां पे कंडीशन अगर ये ट्रू होती तो यहाँ पे फ्लैग वैल्यू का यूज करेंगे। f इज इक्वल टू 0 का मतलब था कि वो यूनिक नंबर है, अगर f इज इक्वल टू 1 हो गया इसका मतलब वो यूनिक नंबर नहीं है, और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। अभी मैं आपका इसका सारी मतलब बताऊंगा, बस हल्का हल्का बता के चल रहा हूं, और उसके बाद लूप बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पे चेक कर लीजिए, इफ जो f है अगर वो इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है वो यूनिक नंबर है, अगर वो इक्वल टू 0 नहीं है तो यूनिक नंबर नहीं है। ये सब पेपर प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस उसमें आएंगे जो आप कर रहे हो। तो यहां पे आप यूनिक नंबर प्रिंट करा दीजिए। यूनिक नंबर, एल्स नॉट यूनिक नंबर। नॉट अ यूनिक नंबर। चलिए बच्चों, लॉजिक समझते हैं और एरर पहले चेक कर लो थोड़ा सा। कोई एरर नहीं है, सब सही है। देखिए यहां पे मान लीजिए आपने 1
0 0 लिया, तो बच्चों बताओ 100 यूनिक नंबर है या नहीं है? सर। नहीं है। नहीं है, क्योंकि इसमें 2 जीरो रिपीट हो गए डिजिट। अभी क्वेश्चन क्या बताया था, अगर किसी नंबर में डिजिट रिपीट ना हो कोई भी तो वो यूनिक नंबर है, अगर डिजिट रिपीट हो गए तो यूनिक नंबर नहीं है। तो 100 को ही मैं चेक करके बताता हूँ, ये यूनिक नहीं है। आप देखिए, याद रखिएगा, अगर f की वैल्यू 0 बनी रही इसका मतलब वो यूनिक नंबर है, यूनिक। और अगर f की वैल्यू 0 नहीं मतलब 1 हो गई तो इसका मतलब वो यूनिक नहीं है। कैसे? देखिए, सबसे पहले i अपना 0 देगा कि इस जो नंबर हमने इनपुट किया है ये a में नंबर 100 इनपुट कर लिया है। हम चेक करना चाहते हैं कि नंबर यूनिक है या नहीं है, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर आपको 0 से मैंने लूप चलाया है, तो 100 की सारी डिजिट टूट कर पहले 0 से मैच होंगी। तो 0 देखो 2 बार मैच हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमने c इक्वल टू 0 कर रखा है। देखो i 0 है, 9 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया, c 0 है। फिर a अपना नंबर यानी 100 इसको j को दे दे, तो j के पास 100 आ गया। अब 100 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। 100 mod 10 करेंगे, क्या टूटेगा बच्चों? सर 0 0 जीरो टूटेगा। और i के पास क्या है? 0 जीरो दोनों 0 मैच हो गया, मैच हो गया तो c प्लस प्लस होके 0 से कितना हो जाएगा? 1। उसका लूप ऊपर जाएगा और पीछे वाला एक 0 हट जाएगा। अब आपका 10 बचा, 10 भी बड़ा है आपका 0 से, नीचे आया। और 10 mod 10 करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर? सर जीरो 0। और i के पास अभी भी 0 है, तो 0 0 फिर से मैच हो जाएगा, तो c प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद अब डिवाइड 10 का मतलब पीछे वाली डिजिट हटा दीजिए, अब 1 बचा। 1 भी आपका बड़ा है 0 से, नीचे आया। 1 mod 10 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 0 से मैच हुआ? नहीं मैच हुआ, तो इफ कंडीशन से बाहर आए। और i फिर j डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 10 0 हो गया। 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए। इतना क्लियर हो गया? यस यस सर। इसमें क्लियर बच्चों ये करना था कि इसमें डिजिट रिपीट हुई या नहीं हुई, तो डिजिट रिपीट हो गई ना, यस सर यस सर। तो इसका मतलब ये यूनिक नहीं है। अब इसको कैसे चेक करेंगे यूनिक नहीं है? c की वैल्यू 2 है, अब 2 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू कंडीशन ट्रू हो गई। 2 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू। तो 2 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू। तो f की वैल्यू कितनी हो गई? 1। f की वैल्यू 1 का मतलब यूनिक नहीं है, अगर f की वैल्यू 0 बनी रही इसका मतलब यूनिक है। तो एक भी डिजिट अगर रिपीट हो रही तो आगे चेक करने की जरूरत कोई है ही नहीं, तो आप आगे लूप ना चलाएं, इसीलिए ब्रेक लगा दिया गया। अगर चलाओगे तो चलाते रहो, कोई बात नहीं, क्योंकि फ्लैग वैल्यू 1 तो हो ही चुकी है। अब ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक से आप बाहर आ जाओगे, और यहां पे चेक होगा कि f की वैल्यू 0 है क्या? बताओ, f की वैल्यू 0 है? नो नो सर। क्योंकि f की वैल्यू 1 हो चुकी है, रिपीट डिजिट मिल गई ना, इसलिए f की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो वो 0 से 1 0 से मैच नहीं करेगा, तो आप एल्स में जाओगे, नॉट अ यूनिक नंबर। एक बार मैं इसको चला के दिखा दे रहा हूं। तो 100 ये आपका नॉट अ यूनिक नंबर। अभी हमने कहा था 1 2 3 ये यूनिक नंबर है, या 0 1 2, 0 तो लेगा ही नहीं, पहले 1 2 3 लेना पड़ेगा। 1 2 3 ये यूनिक नंबर है। अब देखो 1 2 3 के हिसाब से अगर इसको चेक करवाएं तो आप थोड़ा सा आइडिया अच्छा मिल जाएगा आपको। देखिए, i 0 है, i 0 है, 0 9 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया, c की वैल्यू 0 हो गई। अब अगर हमारा नंबर a में 1 2 3 है, तो देखो 1 2 3 में से सबसे पहले क्या टूटेगा यहाँ पर बच्चों? 3 3 3। और i ने क्या दिया है? 0। 0 तो 0 3 से मैच होगा? नहीं। नहीं फिर अब आपका 3 हट जाएगा, 12 बचेगा। 12 में से 2 टूटेगा, 2 0 से मैच होगा? नहीं। फिर आपका 2 हट गया, 1 बचा, 1 टूटेगा मॉड 10 से, तो 1 0 से मैच हुआ? नहीं। तो 0 था ही नहीं, इसलिए कोई मैच ही नहीं हुआ। जब मैच नहीं हुआ तो c की वैल्यू क्या बनी रही यहाँ पर? बताइए बच्चों। 0 0 बनी रही। अब 0 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब यहां से लूप आपका फिर से ऊपर चला जाएगा,
कौन सा? आई वाला। तो यानी आई वाले लूप ने 0 काउंट करवा लिए। अब आई वाला लूप क्या करेगा? अब आपका 1 2 3 में 1 को काउंट करवाएगा, तो आई प्लस प्लस होके 1 हो गया। अब आई प्लस प्लस होके 1 होने का मतलब है, अब वो चाह रहा है कि आप चेक करो जे वाले लूप से कि 1 कितनी बार आया है। तो बच्चों अब ये फिर से ए अपना 1 2 3 जे को दे देगा अगेन, और सी की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। अब 1 2 3 में से 3 टूटेगा, 2 टूटेगा, 1 टूटेगा, तो कितनी बार कंडीशन मैच होगी ये वाली? 1 टाइम। 1 टाइम ट्रू होगी, क्योंकि 1 1 जब टूटेगा तो सी की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो कंडीशन मैच हो जाएगी। और फिर जब लूप से बाहर आओगे तो सी की वैल्यू 1 है, 1 1 से बड़ा है, false, फॉल्स। उसके बाद आई प्लस प्लस होके 2 दे देगा। अब 2 भी इसमें कितनी बार है? एक। 1 टाइम। तो सी प्लस प्लस कितनी बार होगा? 1 1 टाइम। times, तो 1, अब फिर लूप से बाहर आओगे तो 1 1 से बड़ा है। false, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा। अब 3 कितनी बार है इसमें? 1 टाइम। तो सी की वैल्यू 1 टाइम ही बढ़ेगी, तो 1 1 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। उसके बाद आई प्लस प्लस होके आपका 4 से 9 तक जाएगा। अब तो कोई डिजिट मैच ही नहीं होगी ना। और लास्ट में जब आई प्लस प्लस होके 10 हो जाएगा तो कंडीशन तो मैच ही नहीं हुई। कौन सी? ये सी ग्रेटर देन 0 वाली। तो एफ की वैल्यू क्या 1 हो पाई? नो सर। नहीं हो पाई, तो एफ की वैल्यू 0 ही बनी रहेगी। तो 0 0 से जब लूप से बाहर आओगे तो मैच कर जाएगा और यूनिक नंबर आपका रिजल्ट आ जाएगा। बच्चों क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? yes sir, यस। चलिए अभी 2-3 मिनट देकर कोई दूसरा क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा, बताओ कौन सा बता दें। ये तो मैंने क्लास में ही करवाया है, आप अपना वीडियो देख लीजिए चाहे कोई भी लीजिए। ये भी सारे क्लास में हुए हैं। हाँ लगभग सारे। हमें 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 क्या लगता है सारे हुए हैं। आप अपने टेस्ट पेपर मैच कर लीजिए। यस बेटा क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं सभी हुए हैं। यूनिक नंबर वाला नहीं था लेकिन। नहीं सर, पहली क्लास में हो चुका है, इसी पेपर प्रैक्टिस बैच में ही हुआ है यूनिक नंबर। ओके, तो अब देखिए बच्चों कौन सा क्वेश्चन बता दे जिनको लगता हो कि हाँ ये वाला बता दीजिए, तो वो वाला जल्दी से बता दें। कौन सा बता दे जल्दी से बताओ। मेरा डाउट था सर, इसमें से नहीं, मतलब मुझे सिंटैक्स पूछना था सर, जो टर्नरी ऑपरेटर होता है सिंटैक्स का हाँ बताइए। हाँ हाँ बताओ 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 कौन सा। सर एक क्वेश्चन था जिसमें मतलब स्विच में वैल्यू दी गई थी, भी उसको टर्नरी में करना था, वो वाला सर एक बार। यार हमारे पास एक ही पेपर दिया है, तुम लोगों ने दूसरा पेपर ही नहीं दिया, नहीं तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते। ठीक है सर, मैं अगली पेपर प्रैक्टिस बैच में आप तक भेज दूंगा। हाँ, जो भी आपके पास डाउट है, अपना पेपर तो सारे लोगों को भेजना ही था वैसे भी। तो ये आपका एसकेडी वाला पेपर आज हो गया है। अभी भी अगर कोई कुछ पूछना चाहता है या कोई दोबारा से किसी ऑप्शन को, क्योंकि अब हमारा टाइम जो है उसके हिसाब से अब हम डिस्कस कर सकते हैं, अब हमें और कोई क्वेश्चन ज्यादा बताना नहीं है। तो जो आप बताओ, जैसे कि एमसीक्यू में ही अगर आपको लग रहा है नहीं सर ये कैसे हो गया वो कैसे, तो और रीजन बताने के लिए मैं डिस्कस कर सकता हूँ कुछ भी। सर ये आप सेंड कर चुके हैं? यस बेटा, ये पेपर आप सेंड कर चुके हैं? ये पेपर ग्रुप पे ही पड़ा है। ठीक है सर। ये पेपर ग्रुप पे पड़ा है। और सारे मतलब बच्चों एक चीज और पक्का जान लीजिएगा, असली हीरो वो बनेगा फाइनल पेपर में जिसने जितने ज्यादा से ज्यादा सॉल्व पेपर किए होंगे या सॉल्व पेपर देखे होंगे। तो सक्सेस की इस समय मात्र सिर्फ एक है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व पेपर देख लो या ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व कर लो। तो आसान क्या है, सॉल्व पेपर देख लो, उसके बाद जैसा जैसा टाइम रहे तो सॉल्व पेपर खुद भी करके देखो। तो सॉल्व पेपर देखने से ही बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, क्योंकि कोर्स Yes, आप पूरा कर चुके हो। तो अब आपको कोर्स तो पढ़ना नहीं है, अब आपको टेक्निकल कहाँ पे छोटी छोटी टेक्निक, जैसे एमसीक्यू में आपने देखा होगा कई जगह कंफ्यूज किया जा रहा है। तो फंडामेंटल जो थोड़ा बहुत वीक है, जब एमसीक्यू पढ़ोगे उसका रीजन जानोगे तो आपको वो सारे फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए साल सॉल्व पेपर देखो, और मैंने 10 ईयर्स आपका सॉल्व कर रखा है, आप जल्दी जल्दी करके उसको देख जरूर डालिए। ठीक है बच्चों, फिर और कुछ किसी का कोई डाउट या कुछ कोई कहना चाहता है? नहीं सर। ओके बच्चों, फिर आज की क्लास यहीं तक चलेगी। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर।